हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजीव कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मीटर सेतु, ठीक है, मीटर सेतु पर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे प्रैक्टिकल का हो या फिर बोर्ड एग्जाम का हो। प्रैक्टिकल में तो कंफर्म है कि इस पे आपको प्रैक्टिकल करना ही करना है, ठीक है। तो ये सेशन यानी आज का ये वीडियो आपके प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। खैर, अगर नहीं भी देखेंगे तो कौन सा मेरा नुकसान आप करेंगे, ठीक है। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे अगर वीडियो आप स्किप करके देखें तो। चलिए देखिए ध्यान से। ये मीटर सेतु कुछ इसी टाइप का हमारा होता है ना। उसमें एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है जिसमें से हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार प्रतिरोध निकालते हैं। और यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा होता है उसको हम कुछ नहीं करते हैं, इसी का प्रतिरोध हमें निकालना होता है। यहाँ पे एक सर्पी कुंजी होती है जिसको हम इधर उधर खिसका के बैलेंस कंडीशन यानी बैलेंस पॉइंट लाने की कोशिश करते हैं। इधर उधर टच कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें विक्षेप बिल्कुल जीरो आना चाहिए। तो जिस पॉइंट पर विक्षेप जीरो आता है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर विक्षेप जीरो आता है, तो यही रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले लेते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले लेते हैं। उसके बाद इतना अपान इतना बटे इतना अपान इतना कर देते हैं, सिंपल सा आपका निकल आता है। तो इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10 पूरी तरीके से इसी पर बेस्ड है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ए बी सी करके। तो चलिए बारी बारी सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया क्या है, क्या नहीं दिया है, यानी क्या हमको हमारे लिए क्या छोड़ा है किताब और क्या वो खुद से दिया है। चलिए बात करते हैं मीटर सेतु। जब प्रतिरोधक S का मान, ठीक है, यहाँ पे हालांकि X और Y हमने लिखा है तो यहीं पे Y को आप S भी बना सकते हो, तो नाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। S का मान दिया है 12.5 ओम। S बराबर दिया है 12.5 ओम, S का मान दिया हो। तो संतुलन बिंदु सिरे A से 29.5 सेंटीमीटर पर मिलता है। यानी A से L बराबर जो ये दूरी है कितनी दी है, आपका क्या चीज दिया है, S बराबर दिया है 12.5 ओम और दूसरी चीज दिया है बिंदु A से संतुलन की स्थिति की दूरी कितनी है, L, और L बराबर दिया है 39.5 सेंटीमीटर। हाँ, की लंबाई पर प्राप्त होता है। तो प्रतिरोध R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसको S नाम दिया है, इसको R। यही मान हमको क्या करना, निकालना है, ठीक है। और इसमें पूछा है व्हीट स्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन, यानी ये जो जोड़े गए हैं प्रतिरोध, इसके बीच में जो ये सब पट्टियां दिख रही हैं, इसको मोटी कापर की पत्तियां ही क्यों प्रयोग में लाई जाती हैं और दूसरी क्यों नहीं। हाँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा है, ठीक है। वाइवा का क्वेश्चन है कि मीटर सेतु या व्हीट स्टोन सेतु में जो प्रतिरोधों को संयोजन करने वाली हमारी पट्टियां होती हैं, यानी ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पट्टियां मोटी कापर की ही क्यों प्रयोग की जाती हैं, पतली क्यों नहीं प्रयोग की जाती, या कापर के अलावा कोई और क्यों नहीं प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को भी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं S का मान निकाल लेते हैं। ये हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं RS, ये हमारा R है, ये S, ठीक है। इसकी लंबाई A से B की जो लंबाई होती है वो टोटल 1 मीटर होती है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। अब यहां पे कह रहा कि संतुलन की स्थिति जो है बिंदु A से 39.5 सेंटीमीटर पर मिल रही है, तो बाकी दूरी हमारी कितनी बची। तो निकाल लेते हैं बाकी दूरी हमारी कितनी बची। बाकी है कितना, 100 माइनस L। तो जो संतुलन की स्थिति मिल रहा है इसको पॉइंट मान लेते हैं कितना, C। तो संतुलन की स्थिति में मीटर सेतु का सिंपल सा फार्मूला होता है R बटे S बराबर L बटे L माइनस 100, L 100 माइनस L, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए इस पे वैल्यू रखते हैं। R का मान निकालना है, नहीं पता है। S का मान दिया है 12.5, L का मान दिया है
39.5 बटे 100 माइनस 39.5। हाँ चलो घटाएं, कितना मिलता है? तो 39.5 बटे, इसमें से इसको घटाओगे 0.5 0.6, ठीक है। तो 60.5। तो एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, आराम से दशमलव को हटा दो, ठीक है। जब दशमलव बराबर प्लेस पे हो तो हट जाता है। तो r बराबर कितना हो गया? ये इसके साथ भाग में लटके हुए हैं, दूसरी साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे? गुणे में चिपक जाएंगे। तो 12.5 से गुणा हो गया, गुणे कितना है? 395 बटे अब 605 हो गया। तो 395 को 6 से 5 से भाग देने के लिए क्या करें? सबसे पहले 5 से काट के देखते हैं, कट जाएगा। कितना आएगा? 12.5 और गुणे 5 से इसको काटो, 5 सत्ते 35, हासिल आया 4, 45 हो गया। 5 9 45, 79 अपान 12 पंचे 60, तो यहाँ आ गया 12, 5 1 5, 121, ठीक है। अब ये किसी भी चीज़ से कटने वाला नहीं है। तो जब अब ये कटने वाला नहीं है तो अब क्या काम करो, इनका और इनका गुणा करो और इनसे भाग लगा लो, ठीक है। तो इनका और इनका जब गुणा करो और इनसे भाग लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी, हम सीधे आपको बता रहे हैं कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो हमारा मान आएगा वो 8.16 आएगा, 8.16 आएगा। अब यार हर क्वेश्चन में भाग करना बताते हैं, अब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो 8.6 ये है क्या? ओम। भाई देखो इसका मात्रक क्या है? ओम है। इसका मात्रक सेंटीमीटर, इसका मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर ले डूबे एक दूसरे को, कैंसिल। बचा क्या? सिर्फ आपका ओम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? ओम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, आर का मान मिल गया। दूसरी चीज क्या पूछा था? संयोजक पट्टियां मोटे कापर की ही क्यों प्रयोग की जाती है? तो कोई भी पट्टी, ऐसा माना जाता है कि मोटे कापर की पट्टी जितनी अधिक मोटी होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और सबसे बड़ी बात कि कापर की ही क्यों, कि कापर की मोटी पट्टी का प्रतिरोध जो है वो एकदम न्यूनतम यानी ना के बराबर माना जाता है। कितना? न्यूनतम यानी कि ना के बराबर माना जाता है। और बाकी और जो धातुएं हैं उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध जो है वो कापर की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। कापर के अलावा किसी और पट्टी को अगर हम प्रयोग में लाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है वो ज्यादा होता है। तो प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से हम उनका यूज नहीं करते हैं और सबसे कम प्रतिरोध कापर की सबसे मोटी पट्टी का होता है, इसीलिए जो है प्रयोग में कापर की मोटी पट्टी लाई जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि यदि आर और यस को अरे एक्स वाई मिटाई दो यार, ज्यादा दिक्कत हो रहा है, चलो मिटा देते हैं। हट। आर तथा एस को अंतर बदल करने पर संतुलन बिंदु कहां मिलेगा? इसको आपस में बदल लो। तो इसको जब आप आपस में बदल लोगे तो संतुलन का जो बिंदु मिल रहा है वो कहां मिलेगा? भैया जब इसको आपस में बदलोगे तो संतुलन का बिंदु भी बदल जाएगा, ये भी आपस में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी L माइनस 100 माइनस L इधर आ जाएगा और L आपका उधर रिप्लेस हो जाएगा, यही चीज ना। तो अंतर बदल देखिए कैसे करते हैं। तो R की जगह S, ऐसे, ठीक है। तो R की जगह S कर दे रहे हैं। बी वाला क्वेश्चन यही हम आपका सॉल्व कर रहे हैं, इतने में हो जाएगा। R की जगह S, तो पहले हम क्या करते हैं? R को ले लेते हैं, सॉरी पहले R की जगह S कर रहे हैं ना, तो पहले S को ले लेते हैं, S फिर बटे में R लेते हैं, ठीक है। फिर बटे में क्या करते हैं? R लेते हैं। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? नहीं पता है, चलो मान लेते हैं बदलने पर पॉइंट हमारा D यहाँ हो जाएगा, यानी जो कुंजी है पॉइंट D पर मिल जाएगी। तो मान लेते हैं पॉइंट D कितनी है? L है। और इधर कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। एकदम कैलकुलेट करके लिखो, कोई चीज़ हवाई में मत जाओ। तो कितना हो जाएगा? इसको हमने कर दिया अब
एस और इसको कर दिया आर। एस का मान कितना है 12.5 और आर का मान कितना निकाला गया 8.16। 8.16। तो वैल्यू रख लेते हैं, क्या हो जाएगा एस एल बटे 100 माइनस एल। हाँ, ये फार्मूला लगेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो एस का मान कितना है 12.5। रुक जाओ यार, इसको मिटा दें। ठीक है, एस का मान कितना है 12.5, आर का मान कितना आया 8.16 बराबर एल बटे 100 माइनस एल। यल नहीं पता, यल निकालना है, तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, 1 0 यहाँ भी बढ़ा लेते हैं और दशमलव आराम से हटा लेते हैं, ठीक है। अब बराबर हो गया 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो 1250 और बटे में हो गया 816 बराबर एल अपान 100 माइनस एल। तो भैया देखो 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, 2 8 16। इसको 2 से काटो, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 625 बटे 408। तो अब 625 में 408 का भाग लगा लो, ठीक है। या देखो 625 बटे 408, तो भाग लगा लेते हैं, कितना आएगा 625 408। एक बार जाएगा 408, 15 15 में से 8 गया, 8 7 15, 1 2 दशमलव लगाया, 0 आ गया, तो 5 बार जाएगा, 5 40 और 5 20, ठीक है। कितना आया 0 3 1 130। तो अब कितनी बार जाएगा, लगभग 4 3 12, 3 बार जाएगा, तो कितना आ गया। हम 1.5 ही लेते हैं, ठीक है, 1 अंक तक ले रहे हैं ताकि हमको आसानी हो गुणा भाग करने में, दूसरा अंक नहीं ले रहे हैं। एल अपान 100 माइनस एल, तो इसकी जगह कितना आ गया सीधे सीधे 1.5, और 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2, कितना 3/2 एल अपान 100 माइनस एल, ठीक है। अब ये क्या है, ये यहाँ भाग में लटका, दूसरी साइड भेज दोगे तो गुणे में चिपक जाएगा, तो यानी 1.5 का मतलब हो गया 3/2 गुणे 100 माइनस एल बराबर एल। अब देखो इसका इसमें गुणा करो, तो 3/2 गुणे 100 माइनस 3/2 एल बराबर एल। इसको भेज दो दूसरी साइड, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कटा 50 तो 5 3 15, 150 माइनस इजकल टू एल प्लस 3/2 एल। तो ये कितना हो जाएगा 2.5 एल, यानी 5/2 एल। 150 बराबर 5L/2, 5L/2। तो L बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 से भाग है, 2 से गुणा यानी 25, 15 दूनी 30, यानी 150 दूनी 300 और बटे 5 से गुणा 5 से भाग, 5 से भाग, 5 6 30, ठीक है 60। कितना आया 60। दशमलव के एक आध अंक और ले लेते तो थोड़ा एक आध मान और ज़्यादा आ जाता, ठीक है। दशमलव के अगर एक आध अंक और ले लेते तो और एक आध मान थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता, लगभग कितना ज़्यादा आता 0.5 और ज़्यादा आता, यानी जो सिचुएशन हमने पहले पहले ली थी, ठीक है। तो चलिए यही चीज़ आपका आ गया 60। देखो सीधे सीधे 60 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया 3 को छोड़ दिया ना। अगर आप 3 को भी इंक्लूड कर लेंगे, 3 को क्या करेंगे इंक्लूड कर लेंगे, यानी उसको भी अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो यही मान कितना आ जाएगा 60.5 आ जाएगा, लगभग लगभग बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति कहाँ मिल रही है, L से 60, यानी कितना यहाँ से यहाँ तक आपका वही था 60.5 था, ठीक है। तो यानी ये भी आपस में परस्पर बदल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सी वाले में देखते हैं क्या पूछ रहा है। सी कह रहा है कि यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को बदल दिया जाए, गैल्वेनोमीटर और सेल को बदल दिया जाए, तब क्या
गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा? यानी जो गैल्वेनोमीटर हियां लगाए हैं इसको कह रहे हैं हियां ला के लगा दो और सेल को हियां लेके चले जाओ। तो ऐसी कंडीशन में गैल्वेनोमीटर हमारा बाहर हो गया, गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी तो कोई विक्षेप ही नहीं होगा, और दूसरी बात सेल हियां लगाओगे तो संतुलन की स्थिति ये नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर और सेल को परस्पर बदलने पर हमें ना तो संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी और ना ही गैल्वेनोमीटर में कोई धारा जाएगा, और जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं जाएगा तो उसमें कोई विक्षेप भी नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा भैया, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, विद्युत धारा चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 3, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है इसमें सब। इतने मज़ेदार क्वेश्चन आपको किसी और चैप्टर में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 करा, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर दिया हुआ है 8 वोल्ट। एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, ये दिया है 0.5 ओम। फिर आगे कह रहा है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध, यानी बड़ा वाला प्रतिरोध को आर से लिखते हैं 15.5 ओम। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु, ठीक है, यानी ये जो सेल लगा है सेल को बदल दिया जा रहा है। कौन सा सेल लिया जा रहा है? E1 ले रहे हैं। ठीक है, और इसका मान हमको पता नहीं है। तो संतुलन की स्थिति, यानी जो संतुलन की स्थिति L हमको मिल रही है वो जो है कितनी मिल रही है? पहले वाली संतुलन की स्थिति से 63 पॉइंट पर स्थानांतरित हो जाती है। यानी संतुलन की स्थिति किस केस में? L1 के केस में। तो L1 कितना मिल जा रहा है? 63 सेंटीमीटर। पूछ रहा है दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। तो भैया थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों मिक्स करके पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे थे, पहले 11 को ही देखा जाए। ठीक है, आधी चीज़ें हमने 11 की पढ़ी, आधी चीज़ें 12 का पढ़ दिया है। तो चलिए 11 में देखते हैं क्या लिखा कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ तक सही है। ठीक है, श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का प्रयोग करके 120 वोल्ट डीसी सोर्स से चार्ज किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक सीसा संचायक बैटरी है, इसे लगी हुई है। ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। इसको एक प्रतिरोध के साथ, ठीक है, एक बड़े प्रतिरोध के साथ 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। कितने वोल्ट की? ये 120 वोल्ट की है, और ये आपकी 8 वोल्ट है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है 0.5 ओम है, और ये बड़ा वाला प्रतिरोध 15.5 ओम है। 15.5 ओम इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल विभवांतर, यानी इसके सिरे, जो बैटरी है इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, यानी V का मान पूछ रहा है। चार्ज होते समय, जब इससे हम धारा नहीं ले रहे हैं तब इसका विभवांतर 120 वोल्ट है, लेकिन जब इससे हम धारा लेने लगते हैं तो इसका विभवांतर जो है वो घट जाता है। वही पूछ रहा है कि कितना होगा। चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या मतलब है? इसको जो इसके साथ ने हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है उसका क्या मतलब है, यही हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं। तो चार्जिंग के दौरान मान लेते हैं इस जो छोटा सेल हम चार्ज कर रहे हैं इसका विद्युत वाहक बल कितना है? स्मॉल ई है। कितना है? स्मॉल ई है। ठीक है, तो चार्जिंग के दौरान इसका जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो टोटल विद्युत वाहक बल E बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल ई। ठीक है, स्मॉल ई
या जो वोल्टेज है, हम कह रहे हैं वोल्टेज से क्या होता है, चार्जिंग के दौरान जो बैटरी का हमारा वोल्टेज है वो क्या होता है, घट जाता है। कितना है वोल्टेज, 120। विभवांतर स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है ना वोल्ट। तो ये घट जाता है, कितना घट जाता है, जितना इसका विद्युत वाहक बल है। तो इसका विद्युत वाहक बल कितना है, स्मॉल ही है, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस स्मॉल ही। तो विद्युत वाहक बल कितना हो गया, 120 माइनस 8 आया कितना, 116। ठीक है, 116। दूसरी बात, इतना वोल्ट आया, तो अब इससे धारा मिलने वाली धारा कितनी हो गई, धारा I बराबर क्या होता, विद्युत वाहक बल E बटे में कुल प्रतिरोध स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो E का मान कितना है, 116, स्मॉल r कितना है 0.5 प्लस कैपिटल R कितना है 15.5। तो 15.5 और 0.5 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। तो 116 और बटे में 16 से इसको भाग करो, कितना आएगा लगभग आपका, देखो तो 116 एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट यार, एक मिनट गलती हुई, 12, 112 आएगा। ठीक है, तो 2 16 सत्ते होता है 112, 7 6 42 के 2 7 के, ठीक, 16 सत्ते होता है 112। तो धारा कितनी निकल के आ गई आपकी, I बराबर 7 एम्पियर। धारा कितनी आ गई, 7 एम्पियर। यानी इस बैटरी से कितनी धारा जा रही है, 7 एम्पियर की। अब हमसे इसका पूछ रहा है विभवांतर, तो टर्मिनल विभवांतर B बराबर आपका फार्मूला होता है V इक्वल टू होता है E प्लस आई आर, E प्लस आई आर। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है E प्लस आई आर। तो भैया E का मान कितना आया है 112, I का मान 7 गुणे इसका मान 0.5, तो कितना हो गया 7 5 35, तो 112 प्लस 35। ठीक है, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा लिए, जोड़ लो 115.5 वोल्ट। ठीक है, ये इसका टर्मिनल विभवांतर होगा। क्या होगा, ये इसका टर्मिनल विभवांतर होगा। आपके दो फार्मूले यूज हैं, पहला एक ये, दूसरा ये। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाला, टर्मिनल विभवांतर, यहां से निकाला धारा। क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और पूछा था कि इसके साथ में जो ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया है। तो इसका जो उद्देश्य है कि ये इस बैटरी से जो करंट लिया जा रहा है वो कंट्रोल में रहे, यानी नियंत्रण में रहे। ठीक है, कम ज्यादा ना हो। तो ये प्रतिरोध का काम क्या है कि धारा को कंट्रोल करना, यानी नियंत्रित करना। ठीक है, कम ज्यादा ना करना। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 हो गया, 12। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पोटेशियो मीटर व्यवस्था में 1.5 वोल्ट, ठीक है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल 1.25 वोल्ट बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु क्या मिल रहा है, यानी 1.25 वोल्ट वाला जो सेल है उसके लिए संतुलन बिंदु 35 सेंटीमीटर है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु बदल के 63 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी अगर सेल हम E1 लेते हैं तो संतुलन की बिंदु E1 के लिए L1 है और E1 का मान दिया है 1.25, E2 का मान दिया है 35 सेंटीमीटर। हाँ, फिर कह रहा E1 को हम बदल दे रहे हैं, E1 को E1 से बदलकर E2 कर दे रहे हैं और E2 का मान नहीं पता है, तो L1 आपका बदल के L2 हो जाता है। ये कितना हो जाता है 63 सेंटीमीटर। तो E2 का आपसे मान पूछा, तो सिंपल सा फार्मूला होता है भैया E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। रख लो मान, हमें E2 का मान चाहिए, E2 को भेज दो दूसरी साइड। ठीक है, तो E1 का मान कितना है 1.25
बटे E2 बराबर L1 का मान कितना है 35 बटे 63, तो 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 नवा 63, तो E2 को भेज दो दूसरी साइड, तो यहाँ से 1.25, E2 से इधर भाग है, दूसरी साइड जाएगा गुणा हो गया, तो 5 बटे 9 इंटू E2, तो E2 बराबर कितना हो गया 9 से भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, 1.25 गुणे 9 बटे में 5 से गुणा है, दूसरी साइड जाएगा भाग, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो 5 दूनी 10, 25 पंचे 125 होता है। अब इसका इसमें गुणा कर लो, तो 5 9 45 के 5 और 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव हो गया, तो सेल का मान कितना आ गया E2 बराबर 2.25। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व उदाहरण 3.1 में निकाला गया था, तो यहाँ पे निकाला नहीं है, वही सीधे सीधे लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, n बराबर दे दिया है 8.5 गुणे 10 की घात 28 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी इसके एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है n। 3 मीटर लंबे तार के कितना, तार की लंबाई कितनी है 3 मीटर, L बराबर कितना है 3 मीटर। कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। ठीक है, T का मान हमें निकालना है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A बराबर इसका एरिया, ये चीज 2 गुणे 10 की घात -6 मीटर दिया हुआ, कितना है -6 मीटर स्क्वायर, और इसमें धारा जो बह रही है I बराबर 3 एम्पियर की। तो भैया समय बराबर, समय हमसे पूछा है, क्या पूछा है समय, T बराबर पूछा है, तो हम जानते हैं समय T बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, जितनी लंबी आपकी तार है इतनी दूरी चलनी है, तो दूरी यानी L बाई चाल कितनी है, और इलेक्ट्रॉनों की चाल को हम किससे लिखते हैं VD से, किससे VD से। ठीक है, तो L तो हमें पता है लेकिन BD ना पता है, तो BD निकाल लेते हैं। धारा I बराबर क्या होता है NE VD, तो VD इजकल टू कितना हो गया I अपान NEA। ठीक है, NEA। आपको धारा का भी मान पता है कितना है 3 एम्पियर। N का मान देखो यहां दिया हुआ है 8.5 गुणे 10 की घात 28 गुणे E मतलब इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 की घात 19 माइनस का। ठीक है, इंटू A का मान दिया 2 गुणे 10 घात -16 गुणे 2 गुणे 10 की घात -16। ठीक है, तो VD का ये मान हुआ, इसको सबको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 85 दूना आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 3/17 गुणे 1.6, अब गुणे 10 की घात सबको अरेंज कर लो, 28 प्लस में है -19 -16, तो -19 -16 करोगे तो ये आपका आ जाएगा -35। तो 28 में से 35 घटाओगे तो 28 में से 35 घटने वाला नहीं है, तो हम 35 में से 28 को घटा देते हैं, तो 35 में से 28 को घटाएंगे तो आएगा 7 और साइन लगा देंगे बड़े वाले का, बड़ा वाला है 35 तो -7, तो 3 गुणे बटे 17 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -7। हाँ, तो 10 घात -7 ऊपर चला जाएगा। अब निकाल लेते हैं इसमें रख के,
टी बराबर एल का मान दिया है 3 मीटर बटे वीडी का मान आ गया है 3 बटे में 17 गुणे 1.6 गुणे 10 घात -7। तो 3 से 3 कटा, ये पलट के चला गया ऊपर, तो टी बराबर आ गया 17 गुणे 1.6 गुणे 10 घात -7। तो इसका इसमें गुणा करो, 17 छक्का कितना हो जाएगा जी, 6 सते 42 के 2, 6 के 6 4 10, 17 छक्का 102। ठीक है, तो 102 के यहाँ पे 2 लिखाएगा, 17 के 17 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, गुणे 10 घात -7 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर इतना आ रहा है। जस्ट 1 मिनट, पॉजिटिव में आ रहा है आंसर में, थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है वैल्यू, थोड़ा सा देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ है। एरिया ए का मान दिया -6, यहाँ पे लिख लिया गया -16 यार। ठीक है, चलो इसको मिटा दो, तो ये हो गया -6, तो 16 की जगह -6, तो 19 6 25। तो अब 28 में से 25 आसानी से घट जाएगा, तो 28 में से 25 घटाओगे आएगा +3। कितना आएगा, +3, 10 की घात 3, 10 की घात 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये इतना आपका आंसर आया। क्लियर? हाँ, हो सकता है बुक में आपको इस तरीके से दशमलव यहाँ कर दिया होगा, 2.72, दशमलव एक अंक पीछे से आगे लाएंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा, गुणे 10 घात 4 सेकेंड। अब इसी को घंटे वंटे में बनाने के लिए क्या करो, सेकंड है तो 60 से भाग करोगे मिनट में बदल जाएगा, और फिर 60 से यानी 3600 से भाग कर दोगे तो आपका घंटा बदल जाएगा। तो 2.72 गुणे 10 घात 4 को भाग कर दोगे अगर 3600 से, तो ये आपका इतना घंटा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के सारे इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम इसके बाद अगला चैप्टर जो आपका है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है, उसके सभी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, उसमें भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, हमने एक वीडियो बनाया था कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक सभी महत्वपूर्ण फार्मूले, तो महत्वपूर्ण फार्मूलों का हमने एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको ऐप पर भी अवेलेबल है, हमने अपडेट कर दिया है, और जो है यूट्यूब पर सर्च करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो वीडियो आप देख लेंगे कि चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से फार्मूले हैं, और वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।